हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और मैं अब हम लोग करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल जो रिलेशन था उसकी मैंने आप लोगों को पार्ट्स में कराए थे एमसीक्यू। सो आज से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पर। इसके अंदर आप लोगों को मिक्स्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आमंड एंड वर्बा, सिविक कल्चर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिजल्टेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पैरोकियल एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। बी कहता है सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। सी कहता है सब्जेक्ट एंड पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। डी ऑप्शन कहता है पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट कल्चर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर जब आमंड एंड वर्बा की बात करते हैं तो आमंड एंड वर्बा ने सिविक कल्चर के 3 टाइप्स बताए थे, है ना। सिविक कल्चर के वो 3 टाइप्स बताते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरोकियल कल्चर, सेकंड इज सब्जेक्ट कल्चर एंड थर्ड इज पार्टिसिपेंट कल्चर, है ना। पैरोकियल में क्या होता है? पैरोकियल में लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं होती गवर्नमेंट के बारे में, लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं होती, ठीक है, वो इसलिए पार्ट नहीं लेते। सब्जेक्ट में क्या होता है? लोगों को पता तो होता है बट वो फिर भी पार्ट नहीं लेते हैं। पार्टिसिपेंट में लोग यहाँ पर बहुत ही अवेयर होते हैं और सारे पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, द फ्रेज रूल ऑफ लॉ मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? Phrase rule of law, everyone is equal in the eyes of law. Law should keep everyone under fear. Law should be made by majority of the people. Ruler should make laws. इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा, rule of law का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि everyone is equal in the eyes of laws, यानी ऑप्शन नंबर ए is a correct answer. Everyone मतलब हर कोई इक्वल है किसके? लॉ के आगे, लॉ के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। अथॉरिटी इज ब्रॉडर देन पावर, पावर इज कैपेसिटी टू एक्ट, अथॉरिटी प्रोवाइड राइट टू एक्ट। थर्ड कहता है रिलेशन ऑफ अथॉरिटी आर हिरार्कियल एंड लेजिस्टिमेसी एंड लीगलिटी आर द सेम। सो यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट बतानी है जो रॉन्ग है, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अथॉरिटी जो होती है वो ब्रॉडर देन होती है पावर से, बिल्कुल सही है। जो पावर होती है वो कैपेसिटी है, मतलब अगर आप मान लो कि कोई भी आप काम करने में एबल हो तो आपके पास क्या है? पावर है। अथॉरिटी प्रोवाइड करती है आपको, अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि आप वो काम कर सकते हो। रिलेशन अगर आप देखोगे अथॉरिटी का वो कैसा होता है? हिरार्कियल होता है। आज किसी गवर्नमेंट के पास, आज मान लो बीजेपी सरकार है, ठीक है, आगे मान लो कोई बीजेपी सरकार आती है या कांग्रेस सरकार आती है, तो ये क्या हो गया? ये अथॉरिटी मतलब एक तरह से क्या होगी? ये हिरार्कियल होती है ना। लेजिस्टिमेसी और लीगलिटी आपको सेम लगता है क्या कि लेजिस्टिमेसी और लीगलिटी सेम होता है? सो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू कैरी आउट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट बाय दोज इन्वॉल्व टू सर्व द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो कौन डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज एफर्ट्स के तौर पर बताया, जो कैरी आउट करता है प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट को, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सर्व डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी बुक है? सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, अगर क्वेश्चन होता एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तो वो किसका होता? वेरी गुड, वो होता हर्बर्ट साइमन का, 1947। एडमिनिस्ट्रेटिव किसकी बुक है? ड्वाइट वॉल्डो की है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी है? ड्वाइट वॉल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स? चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक्स या ड्वाइट वॉल्डो? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहावत और ऐसे ही मतलब एक तरह से कहावतें बताया, झूठ बताया, मिथ बताया? तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्बर्ट साइमन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसने ऑथर नहीं की है बुक द आर्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ पर मैकियावेली, संजू, जॉमिनी और क्लॉज़विट्ज़। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 थिंकर हैं जिनकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, लेकिन यहाँ पर एक थिंकर हैं जिनकी आर्ट ऑफ वॉर बुक नहीं है, तो क्लॉज़विट्ज़। ठीक है, मैकियावेली, संजू, जॉमिनी तीनों ने लिखी है आर्ट ऑफ वॉर। ध्यान रखना, मैकियावेली ने भी आर्ट ऑफ वॉर लिखी, इनकी बुक का नाम भी आर्ट ऑफ वॉर है, संजू की बुक का नाम भी आर्ट ऑफ वॉर है और जॉमिनी की बुक का भी नाम आर्ट ऑफ वॉर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब पोस्ट कोल्ड वॉर फेज एज अ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसने पोस्ट कोल्ड वॉर फेज को पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेज में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा रोजनो, है ना, रोजनो ने बताया था। तो ध्यान रखना, पोस्ट कोल्ड वॉर फेज को वो पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द ईयर ऑफ। तो आप आज देख रहे हो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी इजी क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 2005 में आया था आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन विच ईयर मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस थर्ड वाली होती है। तो कौन से ईयर में हुई थी? फर्स्ट मिनोब्रोक हुई थी 1968 में, फर्स्ट 1968, सेकेंड मिनोब्रोक 1988, वेरी गुड, 1988, और थर्ड मिनोब्रोक होती है 2008 में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो 20-20 साल का फर्क है। तो 2008 इज अ करेक्ट आंसर। सो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन मैं समझा देती हूँ। असर्शन कहता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी कमांड इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अगर आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में आप काम करते हो तो यूनिटी ऑफ कमांड जो होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखो यूनिटी ऑफ कमांड का, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि रीजन कहता है कि टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिक्वायर होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन। मतलब वहाँ पर जो लोग होते हैं वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं वो रिक्वायर होते हैं सुपरविजन के डिफरेंट काइंड्स के लिए, है ना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। क्या इसका आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या डी होगा? ठीक है, इसके साथ ही अनअकैडमी पे मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं, मेरे 2 कोर्सेज अभी आने वाले हैं। एक होने वाला है 4 तारीख से स्टार्ट। अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन यूपीएचसीएससी की, ठीक है, तो आप सभी आ सकते हो। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पर ये एक बैच कोर्स है। इसके अंदर हम लोग कराने वाले हैं आपको सारे यूनिट, सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोर्स 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा मेरा 11 अगस्त से भी एक क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो रहा है। सो आप यूज़ कर सकते हो मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट और आ सकते हैं आप लोग अनअकैडमी पर। और मेरी डेली 4 PM क्लासेस होती हैं और आप लोग जयदेव क्लासेस फॉर JRF ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।